Okay, so welcome back. Good morning all of my dear friends and students. आज कुछ ज़्यादा सीरियस मूड में लग रहे हैं। हाँ, आज टॉपिक थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो पहले लिखते हैं BREAST ब्रेस्ट, CANCER ब्रेस्ट कैंसर। ओके, देखिए, इससे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सबसे पहले कुछ बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है उसके बारे में बात किया जाएगा। देन उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। देन उसके बाद रिस्क फैक्टर है, उधर मूव करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। देखिए, ब्रेस्ट जो होता है ना, ब्रेस्ट है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? इपिथेलियल कंपोनेंट्स, इपिथेलियल कंपोनेंट्स। ओके, दूसरा स्ट्रोमल कंपोनेंट्स। इपिथेलियल कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा? इपिथेलियल कंपोनेंट्स के अंदर आपका डक्ट्यूल्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे? डक्ट्यूल्स आ जाएंगे, लोब्स आ जाएंगे, लोबल्स आ जाएंगे। ये सारा चीज जो है वो इपिथेलियल कंपोनेंट्स के अंदर आता है। स्ट्रोमा के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो होंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ठीक है। चलिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट के अंदर, दो चीज देखने को मिलेगा। एक इपिथेलियल कंपोनेंट्स होंगे और सेकंड क्या होगा? स्ट्रोमल कंपोनेंट्स हो गया। जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो 19% जो होता है वो इपिथेलियल कंपोनेंट्स होता है, उसमें होता है। लेस देन 10% जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो मेजर टिश्यू होता है वो स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 19% ऑफ द स्ट्रोमल टिश्यू, बट मेजर कैंसर कहाँ पर होता है? इपिथेलियल कंपोनेंट्स के अंदर। इपिथेलियल कंपोनेंट्स ब्रेस्ट का 10% पार्ट है, लेकिन कैंसर में कंट्रीब्यूशन इनका मोर देन 19% है। ये कुछ बेसिक थोड़ा बहुत बात हो गई, वो कर लिए हैं। उसके बाद आगे क्या करेंगे? उसके बाद कहाँ चलेंगे? उसके बाद जो इपिथेलियल कंपोनेंट्स है उसके एनाटॉमी वगैरह है उसको देखेंगे, जरूरी है देखना। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मिटा तो दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप क्या बना रहे हैं? ये क्या पेड़ पौधा वगैरह बना दिए हैं वगैरह? देखिए, ये जो है ब्रेस्ट का जो इपिथेलियल कंपोनेंट्स है उसका एक ओवरव्यू है, हर चीज़ को बताया जा रहा है क्या है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना उसको बोलेंगे स्मॉल डक्ट है, जिसको डक्ट्यूल्स बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? डक्ट्यूल्स बोलते हैं। इसका कई अलग अलग नाम है। डक्ट्यूल्स बोलते हैं, कई लोग इसको एसेनी भी बोलते हैं, कई लोग मोर एडवांस लोग इसको एल्वियोलाई बोलेंगे। तो चाहे डक्टिल बोलिए, सेमी बोलिए, एल्वियोलाई बोलिए, एक ही बात है। अच्छा, ये इसके अंदर ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो पार्ट्स है उसको बोलेंगे इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। इस पार्ट को क्या बोला गया? इतना वाला जो डक्ट का जो पार्ट्स है ना उसको क्या बोलेंगे? इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। अच्छा, इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है, यहाँ ये वाला पार्ट्स है उसको तो बोल दिए ये इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। और ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था उसको क्या बोल दिए?
इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। ये वाला इतना दूर जो हिस्सा है डक्ट का उसको इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट बोलेंगे, और उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आप बनाए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इतना दूर वाला उसको लोब्यूल्स बोला जाएगा। लोब्यूल्स के अंदर क्या हो गया, ये डक्ट्यूल्स है वो वाला हो गया, और इतना दूर वाला जो डक्ट का हिस्सा है उसको तो बोल ही दिए इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो कंप्लीट हिस्सा है, ये जो कंप्लीट हिस्सा है उसको क्या बोल दिए, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे लोब्स। और ये नीचे वाला जो डक्ट आपको दिख रहा है ना, इस डक्ट का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस साइनस, ये क्या है, लैक्टिफेरस साइनस। अच्छा, ये वाला क्या है, ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट इनटू क्या, निपल्स। ओपनिंग है किसमें, निपल्स के अंदर। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इपिथेलियल कंपोनेंट्स वगैरह है उसके क्या क्या से पार्ट्स वगैरह होते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हिस्सा हमने बताया, ये वाला क्या है, डक्ट्यूल्स है। ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे, डक्ट्यूल्स बोलेंगे। बहुत सारा जो डक्ट्यूल्स वगैरह जो होता है ना वो यूनाइट करके एक लोबल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, लोबल्स हो गया। अच्छा, अब डक्ट्यूल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा जो डक्ट्यूल्स होता है वो जिस डक्ट के अंदर ओपन होता है उसको क्या बोलेंगे, ये इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। ये सब क्या है, डक्ट्यूल्स है। ये सारा डक्ट्यूल्स क्या होता है, इस डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है, तो इस डक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट के बाद जो डक्ट का हिस्सा बच गया, इतना वाला हिस्सा, इसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट के बाद क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट आ जाता है, उसके बाद लैक्टिफेरस साइनस, और फाइनली ये निपल्स के अंदर ओपन हो जाता है। अब ब्रेस्ट के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले ये जो डक्ट्यूल्स वगैरह छोटे छोटे स्मॉल डक्ट वगैरह है जिन्हें सीनी एल्वियोलाई ये लोग बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे, यूनाइट होंगे। यूनाइट होकर क्या बनाए, लोब्स बनाए। लोब्स क्या हो गया, बहुत सारा ये जो 2-3 पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बहुत सारा क्या हो गया, ये जो लोब्स वगैरह है वो यूनाइट करके क्या बना दिया, लोब्स बना दिया। कितने लोब्स हो गए, 15 से 20 लोब्स वगैरह देखने को मिलते हैं एक नॉर्मल ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो कुछ डायग्रामेटिक्स वे हो गया। और एक और बात करनी थी, एक और बात क्या करनी थी, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना कंप्लीट हिस्सा, इतना कंप्लीट है, इसको क्या बोलेंगे, TDLU बोलेंगे। TDLU का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट। TDLU का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट। ये जो TDLU होता है ना, TDLU दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। TDLU क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, ब्रेस्ट का। TDLU के अंदर क्या क्या आ जाएगा, TDLU के अंदर एक तो ये जो पूरा लोब से वो आ जाएगा, उसके साथ ये जो टर्मिनल डक्ट है। देखिए टर्मिनल डक्ट के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक टर्मिनल डक्ट का वो कंपोनेंट्स है जो कि लोब्यूल्स के इनसाइड है, जिसके अंदर बहुत सारा डक्ट्स जाके ओपन हो रहा है। तो टर्मिनल डक्ट का वो वाला पार्ट जिसमें बहुत सारा लोब्यूल्स ओपन होता है उसको क्या बोल दिया गया, इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। एंड उसके बाद वाला जो टर्मिनल डक्ट का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। ब्रेस्ट के अंदर जो मेजर कार्सिनोमा वाली जो कंडीशन होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, ये TDLU जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट है, मेजर जो कैंसर देखने को मिलेगा वो इसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी इसको एक बार फिर से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली और
समझा पाए या आप समझ पाए आसानी से। चलिए एक बार हम चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है TDLU जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया जाए, क्योंकि मेजर जो कैंसर वगैरह होता है वो TDLU है, उसी के अंदर होता है। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाया जाए। मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो चीज शो कर रहा है। ये वाला पार्ट्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट्स हो गया इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट, इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट। ये वाला क्या हो गया, एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट, एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट। और उसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। चलिए अच्छा, ये जो इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट है, इंटरलोबुलर टर्मिनल डक्ट प्लस एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल डक्ट बोलते हैं। दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, टर्मिनल डक्ट। इंटर और एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, टर्मिनल डक्ट बोलेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोला गया है, डक्ट्यूल्स। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया, लोब्यूल्स। और यहाँ ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को TDLU बोलते हैं, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट। तो टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट जो है उसके अंदर क्या क्या आ जा रहा है, यहाँ देखिए टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट के अंदर क्या आ जा रहा है। एक तो ये डक्ट्यूल्स वाला हिस्सा है वो आ जाएगा, उसके बाद लोब्यूल्स आ जाएगा, और एक्स्ट्रा लोबुलर टर्मिनल डक्ट, वो सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए तो इसको एक बार लिखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चीज़ में क्या क्या चीज़ें आ। देखिए यहाँ इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब कैंसर वाला बताया जाएगा तो वहाँ पर जब लोबुलर कार्सिनोमा होगा, डक्टल कार्सिनोमा होगा, तो आपकी अगर पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छी है तो आप सही से एनालाइज कर पाइएगा कि कैंसर वगैरह जो है किस पार्ट्स में हुआ है। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे डक्ट्यूल्स से। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, डक्ट्यूल्स से करते हैं। तो डक्ट्यूल्स क्या है, डक्ट्यूल्स को और क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, डक्ट्यूल्स बोलिए या इसी को एसिनी बोलिए, इसी को एल्वियोलाई बोलिए, सब एक ही चीज़ है। डक्ट्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट डक्ट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट डक्ट होता है। ठीक है, साइट ऑफ मिल्क सिक्रिएशन, साइट्स ऑफ मिल्क सिक्रिएशन, मिल्क सिक्रेशन यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है, डक्टल, एसेनिया और एल्वियोलाई हो गया। दूसरा चीज़ हमने क्या बताया था, दूसरा चीज़ हमने बोला था कि TDLU के बारे में बोला था, TDLU के बारे में बोला। TDLU का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट। हाँ, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट के अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन सा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। TDLU के अंदर क्या आ जाएगा, डक्ट्यूल्स आ जाएंगे, डक्ट्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे, डक्ट्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा, ये सीधे टर्मिनल डक्ट लिखते हैं ना, टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट लिखने का मतलब है एक्स्ट्रा और इंटर दोनों आ जाएगा। TDLU के अंदर क्या हो गया, डक्टल्स से हुआ रहेंगे, लोब्यूल्स रहेंगे और टर्मिनल डक्ट रहेंगे। अच्छा, ये जो डक्टल्स है उसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। तो फिर से लिखेंगे क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। तो डक्टल्स के बारे में बात हो गई, TDLU है उसके बारे में बात होगी। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप किया गया है, इस डेवलप हमारी तरफ से करवाने की कोशिश किया था कि आप चीज़ें को आसानी से समझ सकें।
तो यहाँ कुछ बेसिक एनाटॉमी करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं वो किस चीज़ पर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, चलते हैं। तो फिर देखिए, क्लासिफिकेशन में दो तरह के क्लासिफिकेशन की बात किया गया है। एक हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में बात किया गया है, और सेकंड जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर कुछ क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में भी बात किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, देन उसके बाद हाँ, तो सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको क्या किया गया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया है नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा, एंड सेकेंड को क्या बोला गया, इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, देखिए अगर वर्ड्स को अगर देखा जाए नॉन इन्वेसिव, इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक में कहीं वगैरह इन्वेजन हुआ होगा, दूसरे में इन्वेजन नहीं हुआ होगा। अब हमको समझना है कि इन्वेजन कहाँ पर हुआ है। बेसिकली ये स्ट्रोमा में इन्वेजन के बारे में बोल रहा है। नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा का मतलब होता है कि स्ट्रोमा के अंदर ट्यूमर सेल का इन्वेजन नहीं हुआ है। नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा का मतलब क्या हो गया, ट्यूमर सेल नॉट इन्वेडिंग इनटू स्ट्रोमा। ट्यूमर सेल का क्या है, ट्यूमर सेल नॉट इन्वेड्स द स्ट्रोमल टिश्यू। यहाँ पर क्या है, इन्वेसिव के अंदर क्या है कि ट्यूमर सेल इन्वेड द स्ट्रोमल टिश्यू। यहाँ पर क्या है, ट्यूमर सेल इन्वेड द स्ट्रोमल टिश्यू। इन्वेसिव का मतलब ट्यूमर सेल स्ट्रोमल टिश्यू को इन्वेड करेगा। नॉन इन्वेसिव का मतलब स्ट्रोमल टिश्यू, ट्यूमर सेल जो है वो स्ट्रोमल टिश्यू में इन्वेजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है और ये इन्वेसिव कार्सिनोमा है, इसमें दो तरह की बात की गई है। एक डक्टल के बारे में बात किया गया है और एक लोबुलर के बारे में बात किया गया है। इसके अंदर भी सिमिलर चीज डक्टल एंड लोबुलर। देखिए एक बात क्लियर करते हैं, चाहे नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा हो चाहे इन्वेसिव कार्सिनोमा हो, चाहे नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा हो चाहे इन्वेसिव कार्सिनोमा हो, दोनों के अंदर क्या हो गया, डक्टल और लोबुलर कार्सिनोमा होते हैं। डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा और लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा। जब आप इस वर्ड्स को देखिएगा, डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा और लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, तो आपको लगेगा कि जो डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है वो डक्ट्स में होता है और लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है वो लोब्स में होता है। रिसेंटली यही सोचा गया था, लेकिन बाद में स्टडी किया गया और जो भी ऑब्जर्वेशन फाइनल निकल के आया उससे ये पता चला कि नहीं, चाहे डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर अफेक्टेड। अब आप अच्छा लेट्स से मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी कार्सिनोमा है उसके अंदर लोबुल्स अफेक्ट है, तो लोबुल्स के अंदर तो डक्ट होता है। अभी एनाटॉमिकली में हमने आपको बताया कि जो लोबुल्स होता है उसके अंदर ये इंटरलोबुलर डक्ट वगैरह होता है, डक्टल्स हो गए, ये भी तो डक्ट है। इसका मतलब अगर लोबुल्स अफेक्टेड है तो वैसी बात है कि डक्ट अफेक्ट होगा ही। तो करेंटली ये सिनेरियो चेंज हो गया। अब ये नहीं बोला जाता है कि डक्टल कार्सिनोमा है तो इसका मतलब है कि डक्ट्स अफेक्ट होगा, लोबुलर कार्सिनोमा होगा तो लोब अफेक्टेड होगा। ये मतलब साइंटिफिकली उतना सही नहीं होगा। तो चाहे डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर अफेक्टेड। ये मतलब ओवरऑल कंक्लूजन हुआ इतना कहने का। नाम को लेकर अगेन मैं बोल रहा हूँ, नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि डक्टल कार्सिनोमा का मतलब डक्ट अफेक्ट हो जाएगा, लोबुलर कार्सिनोमा का मतलब लोब अफेक्टेड हो जाएगा। चाहे डक्टस कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर अफेक्टेड। फिर सवाल ये होता है कि दोनों के बीच डिफरेंस
किस बात को लेकर? बिल्कुल डिफरेंस जो इस बात को लेकर है कि डक्टल कार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर कुछ जो स्पेसिफिक सेलुलर जेनेटिक्स है, अपने कुछ सेलुलर बायोलॉजी वगैरह वो शो करते हैं, तो वो उससे अलग हो गया। लोबुलर कार्सिनोमा होता है उसकी अपनी कुछ जेनेटिक्स स्पेसिसिटी है, उसको शो करता है। तो इस बेसिस पर जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं डक्टल और लोबुलर कार्सिनोमा का, ना कि डक्ट्स में इन्वॉल्व है, लोब्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल बात होगी। ये बात बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डक्ट्स के अंदर अगर कार्सिनोमा हुआ है तो उससे डक्टल कार्सिनोमा हुआ है तो डक्ट अफेक्टेड है, लोबुलर के अंदर अफेक्टेड है तो लोब्स अफेक्टेड है। ओके ठीक है, तो यह हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, देन उसके बाद इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा, नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा। देखिए नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा मैंने आपको क्या बोला कि दो तरह के हो गए, एक डक्टल कार्सिनोमा हो गया, एक लोबुलर कार्सिनोमा हुआ। तो ये इन दोनों पर बात करेंगे, इससे पहले इन दोनों के स्पेसिफिक कैरेक्टर उसके ऊपर भी बात किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है, हाँ, तो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर भी बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसकी कुछ कॉमन फीचर है उस पर बात किया जाएगा, जो कि बोथ डक्टल एंड लोबुलर कार्सिनोमा दोनों जगह अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर्स वगैरह है उसको देखते हैं। कॉमन फीचर्स, देखिए कॉमन फीचर देखने से पहले एक और एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर उस पर बात करना जरूरी है। चाहे डक्ट हो चाहे लोबुल्स हो, एनाटॉमिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इनसाइड जो होता है, इनसाइड आपको क्या देखने को मिलता है? इनसाइड जो है वो इनसाइड जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। ये क्या हो गया आपका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। और ये क्या है? फ्लैट एपिथेलियम होता है जिसे मायो एपिथेलियम बोलते हैं, फ्लैट मायो एपिथेलियम बोलते हैं। ये वाला क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो चाहे डक्ट हो लोबुल्स है, ये एनाटॉमिकल यूनिट देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ क्या हो गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, और बाहर की तरफ फ्लैट एपिथेलियम देखने को मिलेगा जिसे मायो एपिथेलियम बोल रहे हैं। तो अगेन कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद कॉमन फीचर की तरफ मूव करते हैं। कॉमन फीचर क्या बोल रहा है समझिए, देखिए कॉमन फीचर क्या बोल रहा है। पहला कॉमन फीचर तो ये हो जाएगा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि डक्टल कार्सिनोमा और लोबुलर कार्सिनोमा में इसका कोई मतलब नहीं है कि डक्ट और लोबुल अफेक्टेड होगा। तो चाहे डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट एंड लोबुल्स आर अफेक्टेड, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर अफेक्टेड। ठीक है, चलिए ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या हो गया? दूसरा फीचर क्या आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए ये जो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है, नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या है कि इसके अंदर जो इपिथेलियल सेल्स होता है, उसका जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा में जो इपिथेलियल सेल्स है उसका जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा रिलेटिवली मैच्योर सेल्स होते हैं। तो रिलेटिवली मैच्योर सेल्स होने की वजह से क्या होते हैं कि इनका जो प्रोलिफरेटिव रेट ऑफ प्रोलिफरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड नहीं होता है। तो रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हायर साइड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये उतना तेज़ी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत तेज़ी से डिवाइड नहीं करने का मतलब है कि लेस एग्रेसिव नेचर के ये ट्यूमर होते हैं, और ड्यू टू स्लो प्रोलिफरेटिव रेट्स ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि
जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं, ट्यूमर सेल्स वगैरह कन्फाइंड और लिमिटेड विद इन द इपिथेलियल कंपोनेंट्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन रेप्चर होगा तभी तो इपिथेलियल कंपोनेंट से बाहर स्ट्रोमा के अंदर जाएगा। अब ट्यूमर है वो उतना बहुत ज़्यादा हाईली प्रोलिफरेटिव इसका रेट है नहीं, तो इतना लो प्रोलिफरेटिव रेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो इपिथेलियल कंपोनेंट्स है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसको ये रेप्चर नहीं कर पाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन को रेप्चर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो बाहर जो मायोइपिथेलियम सेल्स है उसको भी कोई नुकसान वगैरह नहीं होने वाला, वो भी प्रिजर्व रहेगा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जब ट्यूमर सेल्स इपिथेलियल कंपोनेंट से स्ट्रोमल रीजन के अंदर जब गया ही नहीं है तो मेटास्टेसिस शो करने का कोई बात ही नहीं है। तो ये जितनी भी बातें अभी मैं बोला हूँ इसको थोड़ा सा लिखते हैं, क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो पहला पॉइंट तो लिख दिए गए कि बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर अफेक्टेड। दूसरा मैंने ये बोला कि ये जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा लेस एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेस एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे थे, लेस एग्रेसिव होने की वजह से क्या हो गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह है वो रेप्चर नहीं हो पाते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की नोट रेप्चरिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसको लिख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन आर इंटैक्ट। थोड़ा सा इंग्लिश सुधारने की कोशिश किया जा रहा है हमारी तरफ से। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। अच्छा, और क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग मायोइपिथेलियल सेल्स है वो भी प्रिजर्व रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि मायोइपिथेलियम क्या है, प्रिजर्व रहेंगे, मायोइपिथेलियम प्रिजर्व रहेंगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा, नॉट शो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। चलिए, ये कुछ कॉमन फीचर है। ये कॉमन फीचर चाहे डक्टल कार्सिनोमा हो, डक्टल हो या लोबुलर हो, दोनों में ये चीज़ अप्लाई होंगे, दोनों के अंदर इतना फीचर देखने को मिलेंगे। तो ये कॉमन फीचर के बाद हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डक्टल कार्सिनोमा है उस पर स्टार्ट करते हैं। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, सॉरी नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, या इसी को डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो बोला जाता है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इन्वेसिव नहीं, नॉन इन्वेसिव, बार बार भूल जाते हैं ओके ठीक है, नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, या इसी को क्या बोलते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में DCIS लिखते हैं इसको, इसी नाम से बहुत लोग क्लास में लोग हल्ला करते रहते हैं, DCIS, LCIS वगैरह। तो यही है नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो अभी इससे पहले जो हम कॉमन फीचर्स वगैरह लिख रहे थे तो उसमें मैंने बोला कि चाहे डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर अफेक्टेड। इसका यहाँ मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि डक्टल कार्सिनोमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डक्ट्स इन्वॉल्व है। डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर अफेक्टेड। तो इनका पहले कुछ कॉमन फीचर है वो लिखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक फीचर है उसके तरफ मूव करेंगे। तो कॉमन फीचर की तरफ मूव करते हैं। पहले कॉमन फीचर क्या है, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर अफेक्टेड, बोथ या इन्वॉल्व जो भी लिखना चाहे, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर अफेक्टेड। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स के अंदर होता है। इसको भी चाहे लिख सकते हैं, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर इन बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स। चलिए, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा। क्यों इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि रिलेटिवली
मोर मेच्योर सेल न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में गया है, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर नहीं है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को रेप्चर कर जाए। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, मायो इपिथेलियम प्रिजर्व रहेगा, मायो इपिथेलियम क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, मायो इपिथेलियम प्रिजर्व। मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा, नोट शो मेटास्टेसिस। चलिए ये तो कुछ कॉमन फीचर हो गया। कॉमन फीचर के बाद कुछ स्पेसिफिक फीचर वगैरह है, उस पर बात करते हैं कि कौन कौन सा स्पेसिफिक फीचर है। स्पेसिफिक फीचर का मतलब वो डक्टल कार्सिनोमा वगैरह है उससे उसी में होगा, और यहीं से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डक्टल कार्सिनोमा और लोबुलर कार्सिनोमा में। तो इनका कुछ स्पेसिफिक फीचर है, उस पर बात किया जाए। स्पेसिफिक फीचर क्या है भाई, समझिए स्पेसिफिक फीचर इनका क्या है। देखिए क्या या मार्कर वगैरह ग्रुप वगैरह गया क्या, देखिए स्पेसिफिक फीचर के अंदर क्या होगा, एक जीन होता है जिसका नाम होता है CDH1, CDH1 जीन। तो होता क्या है कि जो डक्टल कार्सिनोमा होता है ना, उसके अंदर ये CDH1 जीन जो है वो इंटैक्ट रहता है। CDH1 जीन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, इसमें म्यूटेशन नहीं होता है। ये जो CDH1 जीन होता है वो क्या होता है, CDH1 जीन जो होता है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं ई-कैडहेरिन। ई-कैडहेरिन CDH1 जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है ई-कैडहेरिन। अच्छा, ये जो ई-कैडहेरिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, सेलुलर एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर एडेशन। एडेशन, सेलुलर एडेशन का मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, देखिए ये सेल्स है, ये सेल्स वगैरह है, तो ये जो ई-कैडहेरिन प्रोटीन है वो बोलता है कि भाई इतना दूर दूर कहा जा रहा है, नज़दीकिया बनाओ वगैरह। तो ये सेल का क्या करता है, सेल को एक दूसरे से मतलब क्लोज लाके सेलुलर मास का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये क्या करेगा, सेलुलर मास का फॉर्मेशन करवाता है ना। ई-कैडहेरिन प्रोटीन क्या करता है, जो दूर दूर सेल होता है उसको बोलता है कि भाई नज़दीक आइए, दूरियां मत बनाइए। और सेल्स को आपस में क्या करता है, अटैच करके एक सेलुलर मास का फॉर्मेशन करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया कि जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू होता है उसके अंदर क्या होता है कि सेलुलर मास का फॉर्मेशन होता है। पहला चीज क्या हो गया, सेलुलर मास का फॉर्मेशन होता है। सामान वगैरह भी इधर उधर गिरते रहता है वगैरह। चलिए, तो पहला स्पेसिफिक फीचर क्या है कि सेलुलर मास का फॉर्मेशन करता है। दूसरा स्पेसिफिक फीचर क्या है, दूसरा स्पेसिफिक फीचर क्या है, देखिए होता क्या है कि ये क्या बना रहे हैं भाई, देखिए ये क्या है, ये आपका है लेक्टिफेरस साइनस। लेक्टिफेरस, ये आपका लेक्टिफेरस साइनस है। यहाँ सब किस सेल से लाइन होगा, ये सब लाइन है। देखिए ये वाला जो है लेक्टिफेरस साइनस है, लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम अंदर की तरफ लाइन होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, मायो एपिथेलियम। बाहर की तरफ क्या होगा, मायो एपिथेलियम। चलिए यहाँ आप क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर ये ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अभी आप बोले कि कोहेसिव मास का फॉर्मेशन होता है, सेल इंटेक्ट हो रहा है, दूर दूर क्या बना रहा है, नज़दीक नज़दीक बना रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया, ट्यूमर मास हो गया। तो ये जो डक्टल कार्सिनोमा होता है, डक्टल कार्सिनोमा के केस में क्या देखा गया कि जो ट्यूमर सेल वगैरह होता है ना, ये यहाँ स्प्लिट करके ये जो निप्पल्स रीजन के अंदर, जो निप्पल्स रीजन के अंदर जो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, वहाँ पर ये चला आता है। ये कौन सा रीजन, निप्पल्स वाला रीजन है। तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो डक्टल कार्सिनोमा के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं
वो क्या करते हैं कि ठीक है बाहर एपिथेलियल कंपोनेंट्स वगैरह है उसके बाहर ये मतलब नहीं जा रहा है, लेकिन एपिथेलियल कंपोनेंट्स के अंदर क्या करता है ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये कहाँ जाता है, जो निपल्स और एरियोला रीजन है, निपल्स एंड एरियोला रीजन के पास जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स है वहाँ पर ये चला जाएगा। और उसके बाद ये जो एपिथेलियम सेल वगैरह है इसको रेप्चर करेगा, और रेप्चर करने के बाद क्या होता है कि जो फ्लूइड वगैरह जो रिलीज होगा वो फ्लूइड्स क्या करते हैं करेंगे निपल्स और एरियोला के जो सरफेस है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मतलब इस कंडीशन में होता क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन निपल्स इन द सरफेस ऑफ निपल्स एंड एरियोला। तो निपल्स एंड एरियोला के जो सरफेस होता है वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। साथ में क्या होता है कि जो निपल्स वाला जो एरियोला वाला रीजन है वो ड्राई और स्केली हो जाता है, ड्राई कंडीशन देखने को मिलता है। और ये जो डिसीज होता है इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं पेजेट डिसीज। क्या नाम दिया गया, पेजेट डिसीज। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये दो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। पहला क्या शो किया कि ये जो ट्यूमर सेल वगैरह है वो कोहेसिव मास वगैरह है उसका फॉर्मेशन किया। दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि पेजेट डिसीज है वो शो करता है। तो डक्टल कार्सिनोमा के अंदर अभी जो दोनों चीज़ मैंने समझाया वो उसको एक शॉर्ट टर्म में लिखते हैं कि स्पेसिफिक फीचर जो है इसका है क्या है स्पेसिफिक फीचर भाई, इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है, इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है। पहला स्पेसिफिक फीचर क्या है कि कोहेसिव नेचर को शो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ट्यूमर मास का फॉर्मेशन होता है, ट्यूमर मास फॉर्म। दूसरा क्या फीचर स्पेसिफिक फीचर एक पेजेट डिसीज का आउट करता है, पेजेट स्पेलिंग वगैरह चेक करिएगा क्या होता है, पेजेट डिसीज वगैरह काउज करता है। तो दो स्पेसिफिक फीचर हो गया, एक ट्यूमर मास है उसका फॉर्मेशन करेगा, दूसरा पेजेट डिसीज है वो काउज करेगा। चलिए तो यहाँ तक जो बात थी वो डक्टल कार्सिनोमा को लेकर थी। डक्टल कार्सिनोमा बेसिकली इन सिटू जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा लिटिल बिट और थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए कि डक्टल कार्सिनोमा मान लीजिए कि इसका प्रोग्नोसिस वगैरह है, उसको प्रोग्नोसिस वगैरह है उसको देखते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट वगैरह है क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग लोबुलर कार्सिनोमा है उस तरफ शिफ्ट करेंगे। नहीं उसके बाद इसका जो टाइप्स देखिए पहले वापस आते हैं अभी लेक्चर भी और चलेगा। देखिए प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जानना जरूरी है। देखिए डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर क्या हो गया, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के जब पैथोलॉजिस्ट वगैरह लोग थे वो जब इसके स्टडी किए तो देखे कि अरे ये तो अलग अलग पैटर्न में शो करता है। तो इसके अलग अलग पैटर्न शो करने की वजह से इसके क्या अलग अलग टाइप्स जो है वो देखने को मिले। तो टाइप्स ऑफ डक्टल कार्सिनोमा अभी लेक्चर बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो टाइप्स ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। ये टाइप्स किस चीज के बेसिस पर होगी, अरेंजमेंट ऑफ ट्यूमर सेल बेस्ड ऑन किस चीज पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूमर सेल, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ ट्यूमर सेल। चलिए तो जो उसमें जो सबसे पहला टाइप्स वगैरह जो है, जो सबसे पहला टाइप्स है उसमें पहला टाइप्स क्या, पहला टाइप्स जो है वो सॉलिड टाइप्स DCIS। अच्छा दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है वो कोमिडो टाइप DCIS। तीसरा क्या हो गया, तीसरा जो है क्रिब्री फॉर्म और चौथा पैपिलरी। तो एक करके इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड टाइप्स ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। चलिए तो पहला वगैरह जो है हम लोग क्या देखेंगे,
पहला सॉलिड सॉलिड वाला था। इसमें होता क्या है ना कि जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो पूरा स्लाइड्स के अंदर आपको भरा हुआ दिखाई देगा, और कॉम्पैक्टली अरेंज ट्यूमर सेल्स क्या हो गए, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ये ट्यूमर सेल्स वगैरह हैं, पूरा एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज ट्यूमर सेल देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज ट्यूमर सेल्स। ये क्या हो गया, सॉलिड टाइप, सॉलिड टाइप DCIS। ट्यूमर सेल्स का हो गया कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ट्यूमर सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स है, नेक्स्ट टाइप्स उसमें क्या हो गया, नेक्स्ट टाइप में क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ना वो पेरीफेरी अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसको सर्किल में ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होंगे वो पेरीफेरी में अरेंज होंगे। ट्यूमर सेल कहाँ पर अरेंज होंगे, पेरीफेरी में अरेंज होंगे। ट्यूमर सेल पेरीफेरी में अरेंज होंगे, और बीच में क्या हो गया, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो टाइप्स है उसको क्या बोलते हैं, कोमिडो टाइप्स बोलते हैं। ये वाला क्या हो गया, कोमिडो टाइप्स DCIS हो गया। ये क्या हो गया, ट्यूमर सेल्स पेरीफेरली अरेंज ट्यूमर सेल, पेरीफेरली अरेंज ट्यूमर सेल्स। ये बीच में क्या हो गया, सेंट्रल नेक्रोसिस, सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिला। अच्छा, ये तो दो हो गया, उसके बाद दो और बताइए। दो और क्या हो गया, इसके बाद जो हम लोग डील करेंगे वो क्रिबरी फॉर्म हो गया। क्रिबरी फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल जो होता है ना, दे आर अरेंज इन अ कटर लाइक फैशन। कुकिंग कटर वगैरह जो होता है राउंडेड शेप, तो ट्यूमर सेल्स वगैरह क्या होते हैं, राउंडेड शेप अरेंजमेंट्स में देखने को मिलेंगे। ट्यूमर सेल अरेंज इन अ राउंडेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इतना ही बनाते हैं ना, बोर्ड वगैरह भरने का क्या ज़रूरत है। तो ट्यूमर सेल्स क्या हो गया, ट्यूमर सेल राउंडेड अपीयरेंस में शो करेगा, और अंदर जो है कुछ सेक्रेटरी मटेरियल वगैरह है वो भी देखने को मिल सकते हैं। सेक्रेटरी मटेरियल क्लासिफिकेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। ये कौन सा टाइप हो गया, क्रिबरी फॉर्म। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग डायग्राम वगैरह बना रहे हैं वो ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इस तरह का डायग्राम आप हिस्टोलॉजी एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। चलिए, तो ये वाला जो है क्या हो गया, ट्यूमर सेल जो है, ट्यूमर सेल अरेंज्ड इन कटर लाइक फैशन, या इसको राउंडेड बोल सकते हैं, राउंडेड अरेंजमेंट। ये कैल्सिफिकेशन वगैरह सेक्रेटरी में डिपोजिशन ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल, या कैल्सिफिकेशन वगैरह है वो देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो टाइप्स है, कौन सा टाइप वगैरह है भाई, ये क्रिबरी फॉर्म के अंदर क्या होगा, क्रिबरी फॉर्म में इसी को सीव लाइक पैटर्न कई लोग बोलते हैं, सीव लाइक पैटर्न। तो क्रिबरी फॉर्म बोलिए सीव लाइक पैटर्न होता है। उसके अंदर ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं कि राउंडेड शेप में अरेंजमेंट देखने को मिलता है,
और इसके अंदर की तरफ जो है वो सिक्रेटरी मटेरियल है, उसका डिपोजिशन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन वगैरह ये देखने को मिल सकता है। तो ये क्रिब्री फॉर्म की बात होगी। उसके बाद जो बात हम लोग करेंगे पैपिलरी टाइप्स ऑफ DCIS। पैपिलरी टाइप्स ऑफ DCIS में क्या देखने को मिलेगा, पैपिली जैसा प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए ट्यूमर सेल वगैरह जो है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये सब ट्यूमर सेल वगैरह है। ट्यूमर सेल फिंगर लाइक अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। इसको ट्यूमर सेल वगैरह मान लीजिए ना, पूरा बनाने का क्या जरूरत है वगैरह। तो ट्यूमर सेल क्या हो गया, ट्यूमर सेल अरेंज इन अ फिंगर लाइक अरेंजमेंट। ट्यूमर सेल अरेंज फिंगर लाइक अरेंजमेंट, इसी को क्या बोलेंगे, पैपिलरी। सच टाइप्स ऑफ DCIS को क्या बोलेंगे, पैपिलरी फॉर्म DCIS। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर 4 टाइप्स बताया। सबसे पहले सॉलिड, जिसके अंदर जो ट्यूमर सेल्स वगैरह है पूरा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। देन उसके बाद क्रिब्री फॉर्म की बात में किया गया, राउंडेड शेप में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कॉमिडो सेंट्रल नेक्रोसिस और ट्यूमर सेल पेरिफेरी जो है वहाँ पर अरेंजमेंट जो था वो होंगे। देन इसके बाद ये पैपिलरी फॉर्म। तो ये ओवरऑल बात थी किसका, DCIS का। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस का। अब बात क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस का। चलिए, तो प्रोग्नोसिस देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रोग्नोसिस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट आया, तो हम उस पेशेंट का जो सिम्टम्स वगैरह है वो देखेंगे। सिम्टम्स देखने के बाद 2 चीज़ हो सकता है, या तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है या ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो जब ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या आउटकम निकलेगा, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या आउटकम निकलेगा, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्रोग्नोसिस हो गया। तो मान लीजिए कि किन्हीं को नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है और हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो प्रोग्नोसिस क्या हो गया कि जो नॉन इन्वेसिव फॉर्म हो गया वो इन्वेसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, नॉन इन्वेसिव फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू इन्वेसिव फॉर्म। नॉन इन्वेसिव फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वेसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा भाई इसमें, ट्रीटमेंट क्या कर, मेसेक्टोटॉमी कर सकते हैं। मेसेक्टोटॉमी क्या बोला जाता है, मेसेक्टोटॉमी का मतलब ये हुआ कि जिस भी रीजन में ट्यूमर्स वगैरह है उस रीजन का जो भी टिश्यू ब्रेस्ट कंपोनेंट्स है उसको हटा दिया जाता है सर्जरी करके, इंक्लूडिंग निपल्स एंड एरियोला। निपल्स एंड एरियोला को इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि जो डक्टल कार्सिनोमा होता है, अभी हमने देखा कि दे कैन स्प्रेड थ्रू द डक्टल सिस्टम, तो इसलिए से निपल्स और एरियोला वगैरह है उसको भी हटा दिया जाता है। तो ये एक ओवरऑल बात थी किसका, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का। इसके बाद हम लोग बात कर देंगे लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। नेक्स्ट बात किस चीज पर किया जाएगा, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। ओके, सो लिखते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। शुरुआत के जो 4 कॉमन फीचर्स थे नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा का वो देखने को मिलेगा, मतलब बोथ डक्ट्स एंड लोब्यूल्स आर इन्वॉल्व। और क्या शो करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा। तीसरा बात मैंने क्या बोला था, मायोइपिथेलियम प्रिजर्व रहेगा। मायोइपिथेलियम क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। और चौथा क्या हो गया, नोट सो मेटास्टेसिस। ये कॉमन फीचर हो गया। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है, लोबुलर कार्सिनोमा का स्पेसिफिक फीचर क्या है। लोबुलर कार्सिनोमा का जो स्पेसिफिक फीचर होता है ना, दैट आर अपोजिट टू द डक्टल कार्सिनोमा, तभी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ।
डक्टल कार्सिनोमा में मैंने आपको क्या बताया था कि डक्टल कार्सिनोमा के अंदर जो बाई एलेलिक CDH1 जीन जो रहता है वो इंटैक्ट रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि CDH1 जो जीन है, CDH1 जीन है, CDH1 जीन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो जब CDH1 जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ई कैडेरिन प्रोटीन है नहीं बनेगा। ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका मतलब सेल्स जो है वो सेलुलर एग्रीगेशन नहीं बनेगा, सेल्स आइसोलेटेड वे में रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, डिसकोहेसिव नेचर को शो करेगा। तो सेल क्या शो करेगा, सेल जो है डिसकोहेसिव नेचर को शो करेगा। सेल क्या करेगा, डिसकोहेसिव नेचर को शो करेगा। और जो स्पेसिफिक फीचर ये है कि ये जो पेजेड डिसीज है वो काउज नहीं करता है। तो दो जो डिफरेंस, जो उसके अपोजिट डिफरेंस हो गया ना, उसमें क्या था कि सेलुलर कोहेसिव नेचर को शो करता है, ये सेलुलर कोहेसिव नेचर को शो नहीं करता है। ये पेजेड डिसीज है वो काउज करता है, वो ये पेजेड डिसीज नहीं काउज करता है। पेजेड डिसीज नहीं काउज करने का मतलब वो ये हुआ कि डक्ट के अंदर ये स्प्रेड नहीं करेगा। वो क्या था, डक्ट के अंदर स्प्रेड करेगा। अब इनका कुछ हिस्टोलॉजी है, उस पर बात करेंगे। हिस्टोलॉजी में ये कैसे दिखेंगे भाई, देखिए तो जब इनका हिस्टोलॉजी वगैरह दिखिएगा तो हिस्टोलॉजी में ये जो अभी हमने बोला कि ये जो सेल्स वगैरह होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज, मोनोमॉर्फिक यूनिफॉर्मली अरेंज सेल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मोनोमॉर्फिक यूनिफॉर्मली अरेंज सेल देखने को मिलेगा। मोनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, मोनोमॉर्फिक का मतलब ये हो गया कि सेल्स हैविंग अ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। तो ये जो सेल्स वगैरह हैं यूनिफॉर्म, हालांकि इसमें यूनिफॉर्म शेप एंड साइज का सेल्स मेरे द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि यूनिफॉर्म शेप एंड साइज के जो सेल्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज देखने को मिलेगा, यानी कि मोनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगा। मोनोमॉर्फिक कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा किसके अंदर, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू का जब हिस्टोलॉजी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मोनोमॉर्फिक ट्यूमर सेल देखने को मिलेगा। मोनोमॉर्फिक कंडीशन या ट्यूमर सेल जो है वो देखने को मिलेगा। और सेल इसके अंदर क्या हो गया, कोई नो कैल्सिफिकेशन, नो सेक्रेटरी मटेरियल। एक और चीज़, यहाँ ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं है, तो ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं होने की वजह से क्या हो गया कि नो डक्ट फॉर्मेशन। लोबुलर डक्टल कार्सिनोमा में क्या देखे थे, डक्ट जैसा अरेंजमेंट हो रहा था ना क्यूबिफॉर्म के अंदर, यहाँ कोई डक्टुलर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, मोनोमॉर्फिक ट्यूमर सेल दिखेगा और जो विचार यूनिफॉर्मली अरेंज। तो ये कुछ हिस्टोलॉजी था किसका, लोबुलर कार्सिनोमा का। अब तक यहीं पर रखते हैं। इसके आगे वाले सीरीज में हम लोग क्या इन्वेसिव है उसको डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।